Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Students, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा 12th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था. अब हम क्विकली रिवाइज करेंगे कि उस वीडियो में कितना चैप्टर हमने कंप्लीट किया और फिर उसके आगे का जो है हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो आइए क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. हमने बर्लिन वॉल पढ़ा था. 1961 अगस्त में कंस्ट्रक्ट हुई. 1989 नवंबर में उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ. बर्लिन वॉल एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे वॉल कंस्ट्रक्ट की गई थी. ईस्ट और वेस्ट यूरोप को वो डिवाइड करती थी. कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन, कोल्ड वॉर का जो एरा था, पीरियड था, उस टाइम पे ये वॉर खड़ी हुई. क्यों खड़ी हुई? क्योंकि वर्ल्ड में दो सुपर पावर थी, यूएसए एंड यूएसएसआर. जो सोवियत यूनियन है वो दो सुपर पावर्स थी, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी. यूएसए की क्या आइडियोलॉजी थी स्टूडेंट्स? लिबरलिज्म. एंड यूएसएसआर की कम्युनिज्म. तो इन्होंने दो हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट में, सारे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था. ये हमने पढ़ा अपने इस पार्ट में. आगे हमने पढ़ा कि क्या 5 मेजर चेंजेस हमें देखने मिली कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद. जब 1989 में यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, जब वो बिखर गया, तो कोल्ड वॉर जो थी इवेंचुअली खत्म हो गई, क्योंकि जो एक कॉम्पिटिटर था वो आउट हो चुका था गेम से. अब जो यूएसए बचा वही एक्सट्रीम सुपर पावर बन गया, वही टॉप पे आ गया, क्योंकि उस यूएसएसआर तो गेम से बैक आउट हो चुका है. तो जो कोल्ड वॉर थी इवेंचुअली वो एंड हो गई. तो जो कोल्ड वॉर एंड हुई, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर जो पीरियड था, उसमें 5 मेजर क्या चेंजेस थे वो दुनिया में जो नोटिस किए गए वो हमने पढ़ा. लेकिन हमने उस चेंजेस का जो था शॉर्टर वर्जन पढ़ा, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स पढ़े फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अब हम उन्हीं पॉइंट्स को और भी डिटेल में पढ़ेंगे. तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर. हमारा जो डिटेल पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट. We can see two important trends in international relation since the East European Revolution of 1989. मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स नोटिस किए गए हैं. कब से? ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1989. ये इट माइट साउंड यू अ बिट कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, बट ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन मतलब जो यूएसएसआर था अपना, उसका कब्जा कहाँ था स्टूडेंट्स? ईस्ट यूरोप में. कहाँ था? ईस्ट यूरोप में. यूएसएसआर ही बिखरा है ना 1989 में. यूएसएसआर की कंट्रीज ही अलग हुई ना यूएसएसआर से, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिमांड किया. तो वही हम पढ़ रहे हैं कि जो यूएसएसआर था वो ईस्ट यूरोप में था. तो यहाँ पे जो ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन था 1989 का, उसमें दो मेजर ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स नोटिस किए गए. तो उस ट्रेंड्स को हम पढ़ते हैं. द फर्स्ट इज द असर्शन कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिक नेशनलिज्म based on right to self determination, and the second is end of bipolarity. रीजन क्या था? हमने पढ़ा कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया. हमने क्या पढ़ा? यूएसएसआर जो था वो टूट गया. क्यों टूटा वो नहीं मालूम हमें. वाई? तो उस वाई का आंसर हम इस डिटेल पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इस डिटेल पॉइंट में पढ़ेंगे. इंडिपेंडेंस तो मांगा यूएसएसआर की एलाइज ने, लेकिन क्यों मांगा? रीजन क्या था? रीजन था उनका एथनिक नेशनलिज्म. रीजन था कि उनको अपना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन रियलाइज हुआ था. इसलिए उन्होंने डिमांड की कि हमें भाई इंडिपेंडेंस चाहिए, ना हमें इस पार रहना है, ना हमें उस पार रहना है. हमें अपने पे डिपेंड रहना है, हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. अब एथनिक नेशनलिज्म पढ़ते हैं हम कि एथनिक आइडेंटिटी क्या होती है. क्या होता है एथनिक नेशनलिज्म? स्टूडेंट्स, जो वहाँ के नेटिव होते हैं, जो वहीं के रहने सहने वाले होते हैं, जो अलग अलग तरह के कल्चर को फॉलो करने वाले, तो बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं. तो जो ईस्ट यूरोप है वहाँ पे काफ़ी तादाद में ऐसी पॉपुलेशन है. बट जो वेस्ट यूरोप है, जहाँ पे यूएसए रूल करती थी, यूएसए का सुपर पावर था, वहाँ पे मॉडर्नाइज लोग हैं. ठीक है, वो ट्रेडिशन, कल्चरल नॉर्म्स इस पर इतना नहीं डिपेंडेंट है, बेस्ड है. तो जो ईस्ट साइड था वो लेस डेवलप्ड था एज कंपेयर टू द वेस्ट साइड, है ना.
तो इसलिए जो ईस्ट में था वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि कुछ लोग एथनिक नेशनलिज्म वाले थे, एथनिक आइडेंटिटी वाले थे। तो अपनी एथनिक आइडेंटिटी को लेके उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, हमारा कोई भला नहीं हो रहा है, हम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ फाइट में पड़ रहे हो, सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ पावर 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 पावर। तो इसलिए उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड की। यूएसए से भी काफ़ी हेल्प आई और भी दूसरी इंडिपेंडेंट कंट्रीज से भी, और ऐसे ऐसे करके जो है यूएसएसआर जो था वो बिखर गया, और उसकी काफ़ी सारी अलाइज ने एथनिक आइडेंटिटी को लेकर एथनिक नेशनलिज्म की डिमांड की और उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल किया। जब उन्होंने 15 कंट्रीज़ थी वो, आगे हम मैप में देखते हैं कौन सी वो 15 कंट्रीज़ थी नेम के साथ। तो 15 कंट्रीज़ जो थी वो अलग हो गई यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर कम्प्लीटली जो है बहुत वीक पड़ गया था और इवेंचुअली वो हार गया। एज अ सुपर पावर वो नहीं बचा। तो ये है, अब हम आगे रीड करते हैं। और सेकंड क्या था हमारा ट्रेंड? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब जब यूएसएसआर हार गया, ये दो सुपर पावर थी ना, सुपर पावर 2, सुपर पावर 1 यूएसए। तो जब यूएसएसआर हार गया और ये जीत गया, तो यूएसएसआर तो रहा ही नहीं ना सुपर पावर। सुपर पावर का डेफिनेशन आगे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं शायद। सुपर पावर इज अ स्टेट विद अ लीडिंग पोजीशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब यूएसएसआर के पास तो पावर ही नहीं रही ना। अगर उसके पास पावर होती उतनी तो वो उन अपने अलाइज को बचा सकता था, अलग नहीं होने देता, लेकिन उसने नहीं बचा पाया, अलग हो गए उसके अलाइज उससे। तो यूएसएसआर जो था वो एज अ सुपर पावर नहीं बचा। तो जो बाइपोलैरिटी थी वो खत्म हो गई। हमने पढ़ा था ना, यूनी मतलब 1, बाय मतलब 2। तो जो बाइपोलैरिटी थी, जो दो हिस्सों में देश बोल रही हूँ मैं, जो दो हिस्सों में वर्ल्ड का डिवीजन हुआ था, यूरोप का डिवीजन हुआ था ईस्ट एंड वेस्ट में, वो एंड हो गई। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, अलग हुआ, बिखरा, और उसी के चलते जो था बर्लिन वॉल तोड़ दिया गया। तो ये दो ट्रेंड थे। क्या दो ट्रेंड थे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ट्रेंड था assertion of the concept of ethnic nationalism based on right to self determination, और second trend था end of bipolarity, and both goes hand in hand। ठीक है, एथनिक नेशनलिज्म की डिमांड हुई तभी यूएसएसआर की एलाइज ने इंडिपेंडेंस मांगा, उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, और तब बाइपोलैरिटी जो थी वो खत्म हुई। तो दोनों साथ साथ ही हैं। अगर एथनिक नेशनलिज्म की डिमांड नहीं होती तो शायद बाइपोलैरिटी भी खत्म नहीं होती। आगे देखिए, लिखा भी है कि बाइपोलैरिटी एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ टू सुपर पावर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर बाइपोलैरिटी एथनिक नेशनलिज्म के वजह से ही जो यूएसएसआर था वो वीक पड़ गया, क्योंकि उसकी एलाइज उससे बिखर चुकी थी, अब वो कमज़ोर हो गया था। क्योंकि जो उसकी एलाइज थी ना स्टूडेंट, जो बहुत सारी कंट्रीज थी उस ईस्ट साइड की, जैसे तजाकिस्तान, अज़रबैजान, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज थी। आगे हम देखते हैं हमारे मैप में होंगी। देखिए ये यहाँ पे ये सारी कंट्रीज ने एथनिक नेशनलिज्म पे उन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली। कजाकिस्तान, यूक्रेन, एस्तोनिया, लिथुनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मोल्डोवा, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये 15 कंट्रीज थी, और ये रशिया था। तो ये मिलाकर था यूएसएसआर। अब ये यहाँ पे ना नेचुरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं, कहीं यूरेनियम, कहीं पेट्रोलियम, कहीं क्या कहीं क्या। तो इससे जो थी, जो यूएसएसआर था, उसको जो है यहाँ से इकोनॉमी उसकी बूस्ट होती थी, लेकिन यहाँ के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि इनसे तो इनका रिसोर्स ले लिया जाता था और सब उसी सब चीज़ में खर्चा किया जाता था। अपनी जो था अपने आप को और सुपर पावर बनाने में खर्चा किया जाता था, स्ट्रॉन्ग बनाने में खर्चा किया जाता था, ना कि इनके डेवलपमेंट पे खर्चा किया जाता था। तो इसलिए भी ये भी एक रीज़न है कि इन्होंने अपने नेशनलिज्म को लेकर जो है वो इंडिपेंडेंस की डिमांड की कि हम खुद को गवर्न कर लेंगे, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, the world was divided into two centers of power. The disintegration of Soviet Union ended one of the center of power. जब वो disintegrate हुआ, उसके पास पावर नहीं रही। अब आप समझे कि पावर क्यों नहीं रही। आप बोलोगे ठीक है ना, 15 कंट्री चली गई तो चली गई,
रशिया था उस मतलब वो फिर भी पावरफुल रह सकता था, लेकिन पावर कैसे आती है? पावर यूनिटी से आती है। इनके पास क्या है, इनके पास क्या रिसोर्स है, इनके पास क्या रिसोर्स है, यहाँ से भी रिसोर्स है, यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, सब रिसोर्स यहाँ कलेक्ट हो गए। अब जो है ये पावरफुल हो गया। अब आप समझे? अब जब ये लोग चले ही गए, रिसोर्स यहाँ पे है नहीं इतने अवेलेबल, तो ये पावरफुल कैसे रहेगा? मेन रीजन ये है कि उसकी पावर क्यों गई। तो one of the centers of power, Soviet Union ended one of the center of power. Therefore, the disintegration of Soviet Union meant to the end of bipolarity in the world. समझ गए? आगे क्या है? ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन के बारे में है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वाज अ रिवॉल्यूशन ऑफ ग्रोइंग एस्पिरेशंस ऑफ मिडिल क्लास. They desired more freedom and economic well-being. They rose against the communist government that were controlled by the Soviet Union and emerged as a free democratic states. जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे जिन्होंने डिमांड की, किसकी डिमांड की? इंडिपेंडेंस की डिमांड की, ये थे ईस्ट यूरोपियन स्टेट। ये हमारे ईस्ट यूरोपियन स्टेट। यहाँ पे जो मिडिल क्लास थे वो बहुत सफ़र करते थे, क्योंकि वो जॉब करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं, उनके जो है टेरिटरी में रिसोर्सेस अवेलेबल है। सारा फ़ायदा कौन उठा रहा है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उठा रही है। कौन उठा रहा है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उठा रही है सारा फ़ायदा। इनको तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए इन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, रेजिस्ट किया कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, डिमांड की कि हमें नेशनलिज्म चाहिए, हम डेमोक्रेटिक स्टेट में बदलना चाहते हैं। तो इन्होंने इनको इंडिपेंडेंस मिला, इन्होंने इंडिपेंडेंस लिया और अपना अपना डेमोक्रेटिक स्टेट फॉर्म किया। समझे? यहीं पे ये बोल रहा है, ये पैराग्राफ का मतलब यही है। They desired the freedom and economic well-being. They rose against the communist government that were controlled by Soviet Union and emerged as a free democratic state. Even within the Soviet Union, the movement for more political and economic freedom led to the various states demanding more autonomy and eventually independence. Meanwhile, the ethnic identity of the various people of the region became stronger. This led to the state demand for the creation of independent state based on ethnic identity. लोगों के अंदर अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ही जो है एक स्ट्रॉन्गर फीलिंग डेवलप होने लगी अपनी आइडेंटिटी को लेकर, कि हम ये नहीं हैं, और जो हम हैं उसको हमें सेफगार्ड करने के लिए अपना डेमोक्रेटिक स्टेट चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो इसलिए एथनिक आइडेंटिटी के बेस्ड पर जो नेशनलिज्म की डिमांड होने लगी वो और भी बढ़ते गई। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस ट्रेंड के। जो फर्स्ट ट्रेंड है हमारा एथनिक नेशनलिज्म पर, वो एग्जाम्पल्स हम रीड करते हैं। आइए। इन यूरोप द पैटर्न ऑफ क्रिएशन न्यू स्टेट्स कैन बी फॉलोज: Czechoslovakia split into two states, Czech Republic and Slav Republic. Yugoslavia split into Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, North Macedonia and Montenegro. यानी यूगोस्लाविया 7 हिस्सों में गया और ज़ेकोस्लाविया 2. On which basis? On ethnic nationalism. In case of former Soviet Union, the new state were as follows. मतलब जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसको तोड़कर 15 स्टेट बने: अर्मेनिया, मोल्डोवा, एस्तोनिया, लत्विया, लुथेनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान, तजाकिस्तान जो हमने अभी मैप में देखा, किर्गिस्तान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड रशिया। तो ये यूएसएसआर था पहले। सब ये बिखर के अलग अलग स्टेट हो गए, अलग अलग कंट्रीज हो गए। The trend of creation of new state on the basis of ethnic nationalism based on right to self-determination was also seen in other parts of the world. अभी क्या बोल रहा है? ये तो ईस्ट यूरोप में देखा गया था ना, ईस्ट यूरोप में अब तक के देखा गया था, लेकिन अब ये ट्रेंड का था, ये जो ट्रेंड था वो दूसरे हिस्सों में भी पहुंच गया था। Some of the new countries that emerged as an independent state are, अब जो न्यू कंट्रीज है जो इंडिपेंडेंट स्टेट बनी है आजकल में, वो है ईस्ट टिमोर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ आता है स्टूडेंट? साउथ ईस्ट एशिया में है ना, ये अलग ही कॉन्टिनेंट है, ईस्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट तो है नहीं। तो ये यही बता रहा है, स्टार्टिंग में ही मेंशन किया गया है कि ये ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे दुनिया के और भी हिस्सों में जा रहा था। तो ये पहुंचा
साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट तिमोर जो था वो पहले इंडोनेशिया में के साथ था, लेकिन अब वो अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है। अर्तेरिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम इथोपिया, साउथ सुडान इंडिपेंडेंट फ्रॉम सुडान। अब आगे क्या है कि दिस ट्रेंड डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक नेशनलिज्म इज ऑल्सो सीन इन फॉलोइंग केसेस। अब ये जो केसेस है ना, इनको मिली नहीं है अब तक इंडिपेंडेंस, ये डिमांड कर रहे हैं जो ये रिसेंट केसेस है, ठीक है। कैटलोनिया वांट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन, अब तक मिली नहीं है। कैटलोनिया स्टिल वांट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन, मतलब उनका अभी स्ट्रगल चल रहा है। कोसोवो वांट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया, कोसोवो जो है उसको इंडिपेंडेंस चाहिए सर्बिया से। इट्स इंडिपेंडेंस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सम कंट्रीज इन यूरोप, यानी जो आसपास की कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने कोसोवो को सर्बिया से इंडिपेंडेंट के लिए हाँ मतलब उन्होंने राजी हैं इस डिसीजन से, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इस डिमांड को कि ये एक वैलिड डिमांड है, इन्हें इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए। आगे क्या है, चेचेनिया वांट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया। चेचेनिया भी एक ट्राइब है रशिया की, और अब उनको भी अपने नेशनलिज्म को लेकर जो है इंडिपेंडेंस चाहिए, एथनिक नेशनलिज्म, एथनिक आइडेंटिटी को लेकर, इसलिए वो भी डिमांड कर रहे हैं। और जो चेचेनिया स्टूडेंट्स वो आजकल टेररिज्म एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं। वाई? बिकॉज उनको रशिया से इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है अगेंस्ट रशिया। तो आगे हम देखते हैं, ये यूरोप का मैप देखो, ये है वेस्टर्न यूरोप, ये है ईस्टर्न यूरोप, ये कैसे करेंगे डिवाइड, ऐसे ये है ईस्टर्न यूरोप, और ये था मेन क्या था, जर्मनी बीचों बीच में, तो यहाँ बर्लिन वॉल थी यहाँ कहीं, तो ऐसे जो था वो डिवीजन था, ये ऐसे, हाँ ऐसे ही था बराबर, देखो ऐसा, ऑस्ट्रिया इधर आएगी, ये ऐसा था, ऐसा, ये था पूरा बर्लिन वॉल, ठीक है। ये जो थे ना ईस्ट यूरोपियन वाले, वो थोड़े कम डेवलप थे एज कम्पेयर टू वेस्ट, तो इसलिए वेस्ट का कभी डिवीजन हुआ नहीं, ईस्ट ने जो है यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस मांगी और जो है बिखर गया, तो जाके बाइपोलैरिटी खत्म हुई। बाइपोलैरिटी जब खत्म हुई तो एक ही सुपर पावर बचा, वो था अपना यूएसए। अब जब वो एक सुपर पावर बचा तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड। In 1990, Iraq went in for a war against Kuwait. Iraq versus Kuwait. कब हुआ ये? 1990 में। And established control over. इराक ने कुवैत के टेरिटरी पे जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया था। There was a global reaction against it and the matter was discussed in United Nation. अब पूरा ग्लोब ने इस सिचुएशन पे, इस मैटर पे रिएक्ट किया और यूनाइटेड नेशन में इसका डिस्कशन भी हुआ। अब यूनाइटेड नेशन का जो है हर चीज़ मोस्टली यूएसए ही हैंडल करता है, सारे डिसीजन यूएसए ही समझो हेड है, अभी भी सुपर पावर मुझे तो ऐसे ही लगता है कि यूएसए ही चल रही है, कितनी भी मल्टीपोलैरिटी आ गई हो, बट स्टिल समवेयर डाउन द लाइन यूएसए कंट्रोल्स द वर्ल्ड एंड इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड एज वेल। तो ग्लोबल रिएक्शन हुआ अगेंस्ट इस मैटर पे और यूनाइटेड नेशन में इसे डिस्कस भी किया गया। द यूनाइटेड स्टेट टुक द इनिशिएटिव एंड लेड द मल्टीनेशनल फोर्स अगेंस्ट इराक, मतलब अलग अलग कंट्रीज की फोर्सेस को इराक पर भेज दिया गया, ठीक है, ताकि वो, ये देखो ये छोटा सा कुवैत है और ये इराक है, और इराक ने इस पे भी जो है कब्जा कर लिया था। तो यूएसए मतलब जो अपना यूनाइटेड नेशन है, यूएन ने मल्टीनेशनल फोर्सेस को यहाँ पर भेज दिया गया और ये वॉर एंड हुई बाय गिविंग कुवैत इट्स फ्रीडम, उसको मतलब फ्री कर दिया गया, उसको उसकी टेरिटरी वापस मिल गई कुवैत को। इसका सारा इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन ने लिया। यूनाइटेड नेशन टुक द इनिशिएटिव एंड लेड द मल्टीनेशनल फोर्स अगेंस्ट इराक। तो ये ध्यान में रखना, अभी भी हर चीज़ जो है किसके हाथ में है? यूनाइटेड नेशन के हाथ में।
The war ended with Kuwait becoming free from Iraqi control. The then American President George H. Bush, he is the senior George H. Bush, okay, considered this as a moral victory. उन्होंने अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट जो थे 1990 के टाइम्स के जॉर्ज एच बुश, उन्होंने इसको एक मॉरल विक्ट्री कंसिडर किया और इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टर्म दे दिया कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। कि अगर कहीं भी ऐसा हमने नोटिस किया कि किसी भी कंट्री के ऊपर ऐसे कब्जा किया जा रहा है तो जो गलत है उसको हम ऐसे ही डिफीट करेंगे, ये है हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था वो किसके डिसीजन पर हुआ? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट टुक द इनिशिएटिव ना। तो पावर समझो, हेड कौन है वर्ल्ड का? यूनाइटेड स्टेट है। तो ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है अभी हाँ 1990s में हम डिस्कस करें, अभी हम अपने आगे वाले पॉइंट में नहीं गए, आगे देखते हैं क्या होता है। डिस्क्राइब इज as a new world order. To describe the nature of global situation, global situation को describe करने के लिए ये term दिया गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कि अब वर्ल्ड का क्या हाल है? वर्ल्ड एक नए ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। और ये ऑर्डर क्या था कि कभी भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो मल्टीनेशनल फोर्सेस को या यूएसए या यूएन डिसाइड करके उसको मॉरल विक्ट्री दिलाएंगे। जहाँ पे जो गलत है वो गलत रहेगा और जो सही है वो सही रहेगा। कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, लोग मॉरल को सपोर्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करेंगे। दिस अमेरिकन एक्शन हैड रिसीव्ड ग्लोबल सपोर्ट। इस अमेरिकन एक्शन को ग्लोबली सपोर्ट किया, लोगों ने बहुत इम्प्रेस हुए लोग, इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन, चाइना, कंट्रीज ऑफ द NATO, इसराइल एंड द अरब स्टेट्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। यानी इसको एक ग्लोबल सपोर्ट मिला। काफ़ी कंट्रीज़ ने जो है अपना सपोर्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट को, अमेरिकन डिसीजन को दिया। द सोवियत यूनियन विच वॉज फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स disintegrated in 1991. There wasn't much ideological opposition against the United States, and eventually the meaning of the term New World Order, which implied American dominance and the leadership in matter of security, was accepted at the global level. This was the first expression of unipolar world. आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अमेरिकन एक्शन ने ग्लोबल सपोर्ट रिसीव किया फ्रॉम सोवियत यूनियन, चाइना, कंट्रीज ऑफ NATO, इसराइल एंड द अरब स्टेट्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। द सोवियत यूनियन विच वॉज फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स इन डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। सोवियत यूनियन के जो था इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से ही उसके एलाइज के साथ उसकी नहीं जमी, तभी तो वो डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में। और 1990 में 1990s का डिस्कशन है जब वर्ल्ड ने एक यूनिपोलर सिचुएशन को विटनेस किया। अमेरिका को लोगों ने पावर कंसिडर करना शुरू कर दिया था ग्लोबली, उसके एक्शन को जो है बहुत ही अप्रिसिएशन रिसीव हुई। देयर वाज़न्ट मच आइडियोलॉजिकल पोजिशन अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट। अब सिर्फ यूएसएसआर ही बचा है जो आइडियोलॉजिकली यूएसए को अपोज कर रहा है और ज़्यादा अपोजिशंस नहीं है अगेंस्ट यूएसए। अब इवेंचुअली जो मीनिंग था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जो इम्प्लाइड करा अमेरिकन डोमिनेंस को और लीडरशिप को इन मैटर्स ऑफ सिक्योरिटी, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, अमेरिकन डोमिनेंस को और अमेरिकन जो था लीडरशिप को सिक्योरिटी के टर्म्स में, सिक्योरिटी के मैटर्स में ग्लोबल लेवल पर लोगों ने एक्सेप्ट किया, कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। ये था पहला एक्सप्रेशन टुवर्ड्स द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड। आई होप स्टूडेंट दिस मच इज क्लियर। आगे से हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो आगे का हमारा थर्ड, फोर्थ पॉइंट है और फिफ्थ पॉइंट वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे का आप रीड करते रहिए, चैप्टर 12 पेजेस का है। हम जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स को कवर करके अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे।